हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी स्टडी में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इनके नोट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और पुष्प का रूपांतरीय पर्व होता है और यह एंजियोस्पर्म का जननांग होता है। ये है पुष्प का आरेख। ये पुष्प का आरेख है। ये जो होता है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है परागकोश। ये जो एक डंडी सी आपको दिखाई दे रही है, ये परागकोश है। और ये नहीं, डंडी नहीं, ये परागकोश है और ये डंडी है, ये है तंतु। और ये आपको जो दिख रहा है, ये है दल। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है वर्तिका अग्र और ये है वर्तिका। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये है बीजांड। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये है अंडाशय और ये बाह्य दल है। और ये है पुष्प वृंत। और ये सारे जो ये हैं तीनों, ये हैं इस तरीके से। ये पुष्प का आरेख था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं ये निषेचन के बाद में, जो निषेचन से पहले जो घटनाएं होती हैं उसे निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? नर जननांग, परागकोश, अंतर तंतु, फिलामेंट्स, योजी, कनेक्टिव, जो जोड़ने वाला होता है। जैसे कि यहाँ पर है, ये जो जोड़ता है उसे योजी कहते हैं। इसके प्रमुख भाग हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये है परागकोश, ठीक है, ये है योजी और ये है तंतु। ये तंतु, ये था पुंकेसर की संरचना थी ये। अब है परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। परागकोश द्विपालित होता है। परागकोश है वो द्विपालित होता है तथा प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों में बंटी रहती है। और इसकी जो प्रत्येक पाली है वो 2 कोष्ठकों में बंटी रहती है। एक लंबवत खांच परवारक दोनों कोष्ठक पालियों को अलग करते हुए तंतु तक जाता है। और एक लंबवत खांच होती है परवारक, वो दोनों कोष्ठक पालियों को अलग करते हुए तंतु तक जाती है। परागकोश की प्रत्येक पालियों के में कोनों की ओर लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। ठीक है, ये है इसकी परागकोश की संरचना। ये है पालियां। ये जो दिख रही हैं लघु बीजाणु और ये है संवहन बंडल। ठीक है, अगला है लघु बीजाणु दानी, माइक्रोरेंजियम। माइक्रोरेंजियम क्या होता है? लघु बीजाणुधानी में परागमात्र कोशिका, पीएमसी, पॉलीमदर सेल। लघु बीजाणुधानी में परागमात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा परागकणों, पोलन का निर्माण होता है। मतलब कि लघु बीजाणुधानी में पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु कोशिका के द्वारा पर जो निर्माण होता है वो किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी लघु बीजाणुधानी की निम्न 4 भित्तियां होती है। कौन कौन सी होती है? बाह्य त्वचा, एंथीसियम, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, एंथीसियम, एंडोथीसियम और मध्य परत है ये मिडल लेयर और टेपिटम। ठीक है, बाह्य त्वचा क्या होते हैं? बाह्य त्वचा होती है सबसे बाहर की जो परत होती है, वह लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा करने का कार्य करती है। और सबसे बाहरी जो होती है, सबसे बाहरी परत होती है, उसे बाह्य त्वचा कहते हैं। ये जो दिख रही है बाहर की लेयर परत, ये एपिडर्मिस बाह्य त्वचा है। उसके बाद आता है एंथीसियम। एंथीसियम क्या होता है? एंडोथीसियम, वो क्या होता है? जो सेकंड परत है उसकी सुरक्षा तथा परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, सेकंड परत कौन सी हो गई? ये जो दिख रही है इसके नीचे, ये है सेकंड परत। ठीक है, ये है एंथीसियम।
और उसके बाद आती है मिडल लेयर, मध्य परत। मध्य परत क्या होती है? ये जो मध्य में ये दो परतें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन परतों को कहते हैं मिडल लेयर, मध्य परत। और उसके बाद बचा टेपिटम। टेपिटम क्या है, कहाँ पर है, एक मिनट, ये टेपिटम है और इसके अंदर जो है, ठीक है, वो है इसके अंदर, ये जो में है ये है पॉलीमदर सेल, परागमात्र कोशिका। तो ये था लघु बीजाणु दानी की 4 बीतियां। अब बात करते हैं, और वो मध्य परत क्या होती है? ये मध्य परत, ये मध्य परत होती है 2-3 कोशिकाओं की परत है। लघु बीजाणु 2-3 कोशिकाओं की तो परत होती है, और जो लघु बीजाणु दानी होती है उसकी सुरक्षा करती है। और टेपिटम क्या होती है? मध्य परत के अंदर की ओर की परत होती है। यह बहुकेंद्र की तथा सघन जीवद्रव्य वाली कोशिकाओं से बनी होती है, उसे टेपिटम कह देते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य बीजाणुजन ऊतकों को पोषण प्रदान करना होता है, और इसके द्वारा वसायुक्त यूबिस करना होता है। यूबी से कणों का स्राव किया जाता है, जिससे स्पोरोपोलेनिन होता है, ठीक है, तथा साथ ही इससे के द्वारा IAA हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है लघु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोरेंजिनेसिस। वो क्या होता है? परागमात्र कोशिका PMC से लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। परागमात्र कोशिका पोलन मदर सेल से लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वह लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अगला ये इसका डायग्राम आ गया। ये PMC ये मियोसिस फर्स्ट, ये है PMC परागमात्र कोशिका, और ये विभक्त होते हैं 2 पालियों में, मतलब 2 भाग हो जाते हैं इसके, जिसे मियोसिस फर्स्ट, और ये 2 भाग हो जो फिर से दोबारा 2 भागों में होते हैं, 2 भागों में होते हैं, और ये दोनों भागों के, ये चारों भाग कहलाते हैं मियोसिस सेकंड, और ये सभी एक जगह मिलकर क्या बना लेते हैं? केनोज। अगला हमारा टॉपिक है पराग उत्पाद, पोलन प्रोडक्ट। पराग कण पोषक पदार्थ युक्त होते हैं। इसका उपयोग कार्य क्षमता वर्धक दवाइयां बनाने में किया जाता है, जिन्हें पराग उत्पाद कहते हैं। क्या पराग कण पोषण पदार्थ युक्त होते हैं? इसका उपयोग कार्य क्षमता वर्धक दवाइयां जो बनाई जाती है उसमें किया जाता है, जिन्हें पराग उत्पाद कहते हैं। जैसे कि घोड़ों व एथलीट क्षमता बढ़ाने के लिए पराग उत्पादों का वो प्रयोग किया जाता है। परागकण में उपस्थित असंतृप्त वसा अम्ल UV किरणों से सुरक्षा करते हैं, अतः इनका प्रयोग क्रीम बनाने में किया जाता है। अगला टॉपिक आता है परागकणों की जीवन क्षमता। परागकणों की जीवन क्षमता क्या होती है? वह अवधि जिसमें परागकण कार्यक्षम हो। परागकणों की जीवन क्षमता पोलन विएबिलिटी कहलाती है। वह अवधि जिसमें परागकण कार्यक्षम हो, कार्य कर रहे हैं, परागकणों की जीवन क्षमता कहलाती है, ठीक है। और यह तापमान व आर्द्रता पर निर्भर करती है, जो 30 मिनट से कई महीनों तक होती है। अनाजों में तो होती है 30 मिनट की, और लेग्यूमिनेसी जो वह राजसी है उसमें होती है कुछ महीनों की। अगला टॉपिक है परागपुट्टी। परागपुट्टी क्या होती है? चारों लघु बीजाणु दानियां विकसित होकर परागपुट्टी का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें परागकण ठसाठस भरे रहते हैं। चारों जो लघु बीजाणु दानी होती हैं उसका विकसित होकर परागपुट्टी का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें परागकण ठसाठस भरे रहते हैं, ठीक है। अगला है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर क्या होता है? और ये परागकण, एक इस परागपुट्टी की ओर बता दूं मैं, परागकणों में उपस्थित जो प्रोटीन होती है वह मानव में एलर्जी उत्पन्न करती है। जैसे कि इसका उदाहरण क्या हो गया? गाजर घास, पार्थोनियम, जो हम मारवाड़ी में बोलते हैं गाजरियो घास, उसको गाजर घास कहते हैं, पार्थोनियम, ठीक है। अगला है स्त्रीकेसर कारपेट, ठीक है। पिस्टिल।
यह मादा जननांग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल और ओवरी अंडाशय। तो वर्तिकाग्र क्या होती है? सबसे ऊपरी चौड़ा भाग। कौन सा? ये जो भाग है ये है वर्तिकाग्र। ठीक है, सबसे ऊपरी चौड़ा भाग। इसका कार्य क्या होता है? परागकणों की प्राप्ति स्थल। ठीक है। अगला है वर्तिका स्टाइल। वर्तिका ये है वर्तिका। और उसके बाद आता है अंडाशय, ओवरी। ये हो गया अंडाशय। वर्तिका क्या होती है? संकरी नली होती है और वो पराग नली के लिए स्थल होती है। और अंडाशय है आधारी फुला हुआ भाग होता है, वो अंडाशय कहलाता है। और ये जो है ये है थैलेमस। ठीक है। और अंडाशय में प्लेसेंटा होता है और जिससे बीजांड जुड़े रहते हैं। अंडाशय के अंदर है ना प्लेसेंटा होता है, उससे बीजांड जुड़े रहते हैं। अगला है हमारा टॉपिक बीजांड, ओव्यूल। बीजांड क्या होता है? अंडाशय में स्थित इसकी संख्या 1 या इससे अधिक होती है, जिसमें निम्न संरचनाएं होती हैं। उनमें संरचनाएं कौन सी होती है? बीजांड वृंत, फ्यूनिकल, नाभिक, हाइलम, अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट और निभाग, बीजांडकाय, भ्रूणपोष क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या होता है? बीजांड को अंडाशय से ऊपरी अपरा से जोड़ता है। बीजांड है वो अंडाशय को अपरा से जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद आता है नाभिक। नाभिक क्या होता है? नाभिक है वो बीजांड वृंत का संधि स्थल होता है, उसे नाभिक कहते हैं। और उसके बाद आता है अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है? अध्यावरण है वो बीजांड की सुरक्षात्मक भित्ति होती है, जो बीजांड को चारों ओर से घेरती है। यह है बीजांड की सुरक्षात्मक भित्ति होती है और वो बीजांड को चारों ओर से घेर लेती है। इससे एक स्थित स्थान होता है जो बीजांड द्वार कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है निभाग। निभाग क्या होता है? चले जा। बीजांड द्वार का विपरीत भाग निभाग होता है। यह बीजांड का आधारी भाग होता है। अगला है बीजांड काय। बीजांड क्या होता है? अध्यावरणीय भाग से घिरा पोषक पदार्थों युक्त मर्दूत की कोशिका का समूह होता है। कोशिका का जो समूह होता है उसे बीजांडकाय कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन के दौरान भ्रूणपोष की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का इसका कार्य होता है। अगला आता है भ्रूणपोष। मादा युग्मकोद्भिद होता है, वह होता है भ्रूणपोष। ये है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था बीजांड वृंत। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है बीजांड वृंत, ये है नाभिक और ये है भ्रूणपोष और ये है निभाग और ये है बाह्य अध्यावरण और ये है अंतः अध्यावरण। ठीक है। और ये है बीजांडकाय। तो ये बीजांडकाय है। तो और ये है यहाँ पर है बीजांड द्वार। ये थी बीजांड की संरचना। अगला है गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो वो गुरु बीजाणु है वो क्या होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के चारों गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो बीजांडकाय से ढके रहते हैं। इन्हें गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। गुरु बीजाणु चतुष्क। और गुरु बीजाणु में इस चतुष्क की 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, केवल एक कोशिका भ्रूण कोश का निर्माण करती है। 3 कोशिकाएं होती है, 4 कोशिकाएं होती हैं, उनमें से 3 तो नष्ट हो जाती हैं और एक है
वो भ्रूण कोश का निर्माण करती है। गुरु बीजाणु की एक कोशिका वृद्धि तथा विभाजन होता है, जिसमें 2, 4, 8 केंद्रों का निर्माण होता है। ठीक है, उसमें 8 केंद्रकों में से 3 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर जाते हैं और जो 2 केंद्रक है वो जाते हैं सहायक कोशिका की ओर, और एक है वो जाता है अंड कोशिका की, और अंड कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, और 3 केंद्रक निभाग की ओर जाकर प्रतिव्यय शांत कोशिका का निर्माण करते हैं। शेष 2 केंद्रक होते हैं वो ध्रुवीय केंद्र कहलाते हैं, जो मध्य में ही रहते हैं, वह मध्य में ही रहते हैं। अगला आ गया भ्रूणपोष की संरचना। भ्रूणपोष में 8 तो होते हैं केंद्रक, ठीक है, और 7 होती हैं कोशिकाएं। मादा युग्मकोद भी होता है ये। ठीक है, ये उसकी संरचना है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये तो होती है प्रतिव्यय शांत कोशिका, ये होती हैं ध्रुवीय केंद्रक। ये जो होता है ये भाग, ये है केंद्रीय कोशिका, और यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं ये होते हैं सहायक कोशिका, और ये जो बीच में दिख रहा है ये है अंड, और ये जहाँ यहाँ पर ऐसे हैं, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। इस प्रकार के हैं, वो ये कहलाते हैं तंतुरूपी समुच्चय। तंतुरूपी समुच्चय, ठीक है। ये थी भ्रूणपोष की संरचना। तो ये हमने भ्रूणपोष की संरचना पढ़ ली। इसके बाद में वो सभी के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अंड उपकरण। अंड उपकरण इग पार्ट्स क्या होता है? भ्रूणकोश के 2 सहायक कोशिका का तथा एक अंड कोशिका मिलकर अंड उपकरण बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि भ्रूणकोश में 2 सहायक कोशिकाएं होती है तथा एक अंड कोशिका मिलकर अंड उपकरण बनाते हैं। अंड कोशिका नर युग्मक के साथ जुड़कर भ्रूण का निर्माण करती है, और सहायक कोशिकाएं होती हैं वह बीजांडकाय से पोषक पदार्थों का अवशोषण तथा पराग नलिका को आकर्षित करने वाले जो रसायनों का स्राव करती है, और तंतुरूपी समुच्चय होते हैं वे पराग नलिका की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये हमारा था अंड उपकरण। अब है प्रतिव्यय शांत कोशिका, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स क्या होता है? निभाग की और भ्रूणकोश की 3 कोशिकाएं प्रतिव्यय शांत कोशिकाएं होती हैं। ये बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करती है। ये हो गया प्रतिव्यय शांत कोशिका। अगला है केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। केंद्रीय कोशिका क्या होता है? यह भ्रूणकोश के मध्य में होती है। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो एक नर से संलयित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करती है। यह हो गया केंद्रीय कोशिका। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी की बातें अगले वीडियो में करेंगे। बस आज इस में इतने ही पढ़ेंगे। चलो ये एक तो नहीं, छोड़ो, अगले में ही करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला हमने पढ़ा पुष्प का आरेख। उसके बाद हमने पढ़ा निषेचन पूर्व घटनाएं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ी पुंकेसर, उसके बाद पराकोश की संरचना, उसके बाद लघु बीजाणुधानी की 4 विधियां पढ़ी। 4 विधियां कौन सी थी? बाह्य त्वचा, अंतःशियम, मध्य परत, टेपिटम, ये 4 विधियां पढ़ी। अगला आ गया लघु बीजाणु जनन में हमने पढ़ा पराग उत्पाद। उसके बाद में पढ़ा हम परागकणों की जीवन क्षमता। उसके बाद परागकीट के बाद परागपुटी, और परागपुटी के बाद स्त्री केसर के 3 भाग पढ़े। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये 3 भाग हमने स्त्री केसर के पढ़े। उसके बाद में हमने बीजांड के अंदर क्या क्या पढ़ा? बीजांड की संरचनाएं। बीजांड की संरचनाओं में पहली कौन सी थी? बीजांडवृंत, दूसरी निभाग, तीसरी अध्यावरण, चौथी निभाग, और 5वीं बीजांडकाय, और 6ठी भ्रूणकोश। ठीक है, ये आज हमने इतना पढ़ा, और बाकी की बातें
अगले वीडियो में करेंगे। और उसके बाद हमने गुरु बीजाणु जनन भी पढ़ा, और उसके बाद में हमने भ्रूण कोश की संरचना पढ़ी, और भ्रूण कोश की संरचना के बाद में इसके बारे में जो इस डायग्राम में थे उसके बारे में पढ़ा। उसमें पहला था अंड उपकरण, दूसरा प्रतिवय शांत कोशिका, और तीसरा केंद्रीय कोशिका। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की बातें अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसके नोट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे। वो दोनों के साथ वो पार्ट पूरा हो जाए उसके बाद में साथ में ही मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी की बातें करते हैं अगले वीडियो में।